नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, कार्ल रॉजर्स की क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। हाँ, जिसे पर्सन सेंटर्ड या नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग भी कहते हैं। बिल्कुल। और इसके लिए हमारे पास एक अकादमिक टेक्स्ट भी है, जिससे हम इसकी गहराइयों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा इरादा सिर्फ ये नहीं कि हम बता दें कि ये थेरेपी क्या है, बल्कि इसके पीछे की जो सोच है, हाँ, जो फिलॉसफी है, एग्जैक्टली, वो क्या है, ये काम कैसे करती है, और सबसे खास बात जो मुझे लगती है वो है थेरेपिस्ट और क्लाइंट का रिश्ता इसमें। सही का, वो रिश्ता ही इसकी जान है। हाँ, क्योंकि ये मानती है कि बदलाव की ताकत वो क्लाइंट के अंदर ही है। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि भाई, क्लाइंट पर इतना भरोसा, इसका मतलब क्या है असल में, और ये थेरेपी में दिखता कैसे है? इसी को आज खोल कर देखते हैं। जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम जड़ से। रॉजर्स इंसान के स्वभाव को, मतलब ह्यूमन नेचर को देखते कैसे थे? उसमें कोई खोट नहीं है शुरू से। अच्छा। हाँ, और उसमें एक कुदरती, एक नेचुरल इच्छा होती है पूरी तरह से विकसित होने की, जिसे वो कहते थे फुली फंक्शनिंग। फुली फंक्शनिंग मतलब अपनी पूरी क्षमता को पाना। हाँ, जितना हो सके उतने बेहतर तरीके से जीना, अपनी काबिलियत को इस्तेमाल करना। ये एक बहुत ही पॉजिटिव नजरिया है। ये तो ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजी का हिस्सा हुआ है ना? बिल्कुल। और इसी सोच पर पूरी थेरेपी खड़ी है। अगर आप मानते ही नहीं कि इंसान अच्छा है, तो आप उसे बदलाव की ड्राइविंग सीट पर कैसे बिठाएंगे? सही बात है। और इसी से जुड़ी है उनकी सेल्फ थ्योरी। हाँ। वो कहती है कि हर इंसान की अपनी एक दुनिया है, मतलब वो खुद को और अपने आसपास के माहौल को कैसे समझता है, बस वही उसके लिए हकीकत है। अच्छा, तो सबकी अपनी अपनी रियलिटी है। हाँ, एक तरह से। और इसी समझ से तय होता है कि वो क्या करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा और उसे सेटिस्फैक्शन मिलेगा या नहीं। और एक और दिलचस्प बात, रॉजर्स मानते थे कि अगर लोगों को सही माहौल मिले, मतलब जहाँ रोक टोक कम हो, प्यार हो, अपनापन हो, हाँ। तो वो खुद ब खुद पॉजिटिव बनेंगे, अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर ऐसा माहौल ना मिले तो दिक्कत होती है। अगर बचपन में या बाद में भी जो लोग उनके लिए जरूरी थे, उनसे वो प्यार, वो सपोर्ट नहीं मिला, हाँ। तो उनके मन में बैठ जाता है कि शायद मुझ में ही कोई कमी है, या फिर ये दुनिया भरोसे के लायक नहीं है। और फिर वो डिफेंसिव हो जाते हैं, खुद को बचाने लगते हैं, अपनी असली फीलिंग्स छुपाने लगते हैं, और वो जो नेचुरल रास्ता था ना खुद को बेहतर बनाने का, वो कहीं रुक सा जाता है। ओहो, तो मतलब ये माहौल बहुत जरूरी है। बेहद जरूरी। तो अगर हम रॉजर्स की सोच को कुछ पॉइंट्स में बांधें तो क्या कहेंगे? स्रोत के हिसाब से 4 बातें लगती हैं। हाँ, कह सकते हैं। पहला तो ये कि लोग भरोसे के लायक हैं, उन पर यकीन किया जा सकता है। ठीक है। दूसरा, उनमें नेचुरल टेंडेंसी होती है खुद को बेहतर बनाने की, स्वस्थ होने की, जिसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं। तीसरा, उनके अंदर ही वो रिसोर्सेज, वो ताकत होती है जिससे वो खुद को सही दिशा में ले जा सकते हैं। ओके। और चौथा, कि वो अपनी खास, अपनी सब्जेक्टिव दुनिया के हिसाब से ही रिएक्ट करते हैं। बाहर क्या हो रहा है उससे ज्यादा मायने रखता है कि वो उसे समझ कैसे रहे हैं। समझ गया। तो ये बुनियाद है। अब आते हैं थेरेपी के लक्ष्यों पर। इसका मकसद क्या है? क्या बस प्रॉब्लम सॉल्व करना है? नहीं, यहीं पर ये थोड़ी अलग है। इसका फोकस किसी एक प्रॉब्लम पर नहीं होता। अच्छा, तो किस पर होता है? व्यक्ति पर, पर्सन पर। लक्ष्य ये नहीं कि क्लाइंट की आज की मुश्किल हल हो जाए, बल्कि ये कि क्लाइंट एक इंसान के तौर पर ग्रो करे। ग्रो करे मतलब वो इतना सक्षम बन जाए कि न सिर्फ आज की बल्कि आगे आने वाली मुश्किलों का भी सामना कर सके। स्रोत कहता है कि मेन गोल है सेल्फ एस्टीम बढ़ाना, खुद की नजर में अपनी इज्जत बढ़ाना। हाँ। और अनुभवों के प्रति ज्यादा खुला होना, मतलब लाइफ में जो भी हो रहा है, अच्छा बुरा, उसे बिना ज्यादा डरे या खुद को बंद किए फेस कर पाना। और इसके साथ साथ कुछ और बदलाव भी होते होंगे। हाँ, बिल्कुल। जैसे क्लाइंट जैसा बनना चाहता है, उसका आइडियल सेल्फ, और जैसा वो असल में है, उसका रियल सेल्फ, उनके बीच का गैप कम हो। वो खुद को बेहतर समझे, उसका डर, गिल्ट, इनसिक्योरिटी ये सब कम हो, दूसरों के साथ रिश्ते बेहतर हो, ज्यादा सहज हो। और भावनाओं का क्या? हाँ, वो भी बहुत जरूरी है। वो अपनी फीलिंग्स को जिस पल वो उठ रही हैं, उसी पल महसूस कर सके, और जरूरत पड़े तो उन्हें एक्सप्रेस भी कर सके, दबाए नहीं। ये सुनने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन एक चीज थोड़ी चौंकाने वाली है। आपने पहले इशारा किया था कि थेरेपिस्ट लक्ष्य तय नहीं करता। हाँ,
यही तो इसका सबसे रैडिकल पहलू है। तो फिर कौन करता है? थेरेपी चलती कैसे है बिना लक्ष्य के? लक्ष्य होते हैं पर वो क्लाइंट तय करता है। डायरेक्शन की प्राइमरी जिम्मेदारी क्लाइंट की है, थेरेपिस्ट गाइड नहीं करता। तो थेरेपिस्ट क्या करता है? वो एक माहौल बनाता है, एक ऐसा स्पेस क्रिएट करता है जहां क्लाइंट खुद अपना रास्ता ढूंढ सके। अच्छा। आमतौर पर क्लाइंट के लक्ष्य यही होते हैं: अनुभवों के लिए खुलना, खुद पर भरोसा करना सीखना, अपनी वैल्यू के लिए दूसरों की राय पर डिपेंड न करना। मतलब सेल्फ वर्थ अंदर से आए। हाँ, मूल्यांकन का आंतरिक स्रोत डेवलप करना और हमेशा सीखते रहना, ग्रो करते रहने की इच्छा रखना। इसका मतलब है कि बिहेवियर आदतों से नहीं बल्कि सोच समझ कर लिए गए फैसलों से चले। तो ये माहौल, ये स्पेस बनता कैसे है? यहीं पर शायद वो 3 फेमस शर्तें आती हैं जिनका जिक्र होता है। बिल्कुल सही। रॉजर्स ने कहा था कि अगर थेरेपिस्ट ये 3 शर्तें पूरी कर दे तो ये क्लाइंट में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए जरूरी भी है और काफी भी। अच्छा, वो कौन सी है? पहली है सहानुभूति, एम्पैथी। एम्पैथी मतलब हमदर्दी। हमदर्दी से ज्यादा ये है क्लाइंट की दुनिया को उसकी नजर से देखने की कोशिश करना, उसके जूतों में पैर डालकर महसूस करना कि उसे कैसा लग रहा है। थेरेपिस्ट को क्लाइंट के अंदरूनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाना होता है, उसकी फीलिंग्स, उसके एक्सपीरियंस को गहराई से समझना और फिर ये समझ क्लाइंट को वापस बताना भी होता है, ताकि क्लाइंट को लगे कि हाँ, ये मुझे समझ रहा है। एग्जैक्टली। दूसरी शर्त है बिना शर्त सकारात्मक सम्मान, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। ये क्या है? इसका मतलब है क्लाइंट को पूरी तरह से एक्सेप्ट करना, बिना किसी शर्त के, बिना जजमेंट के, चाहे क्लाइंट खुद को कितना भी बुरा, कंफ्यूज्ड, डरा हुआ महसूस कर रहा हो। थेरेपिस्ट उसे वैल्यू देता है, उसका सम्मान करता है। जैसे माँ बाप का प्यार होता है। हाँ, कुछ वैसा ही। कोई अगर या मगर नहीं कि तुम अच्छे बनोगे तभी मैं तुम्हें पसंद करूंगा, नहीं, बस स्वीकृति। और तीसरी है प्रामाणिकता या अनुरूपता, जेन्युइननेस या कॉन्ग्रुएंस। मतलब थेरेपिस्ट का असली होना, सच्चा होना, वो कोई एक्सपर्ट का मुखौटा पहनकर नहीं बैठता। कोई एक्टिंग नहीं। वो जैसा महसूस कर रहा है वैसा ही क्लाइंट के सामने रहता है, बेशक एक प्रोफेशनल दायरे में। वो प्रेजेंट रहता है, ट्रांसपेरेंट रहता है। ये तीनों मिलकर एक भरोसे का, एक सुरक्षित माहौल बनाते हैं। ये तो वाकई बहुत गहरी बातें हैं। सहानुभूति, स्वीकृति और सच्चाई। हाँ, ये इस अप्रोच की आत्मा है। लेकिन बाद में जैसे जैसे प्रैक्टिकल अनुभव बढ़ा, कुछ और बातें भी इसमें जुड़ गईं, जो इसी माहौल को और मजबूत करती हैं। जैसे पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। ये प्रामाणिकता से ही जुड़ी है। मतलब अगर थेरेपिस्ट को क्लाइंट को लेकर कोई मुश्किल भावना आ भी रही है, मान लीजिए झुंझलाहट, हाँ, तो उसे भी बहुत सावधानी से, सही समय पर और सिर्फ क्लाइंट के भले के लिए जाहिर किया जा सकता है। इससे रिश्ता और सच्चा होता है। ये तो बहुत हिम्मत का काम है। तो फिर है ठोसता, कॉन्क्रीटनेस। ये क्या होता है? कई बार क्लाइंट बहुत गोलमोल बात करते हैं ना, या अपनी फीलिंग्स को ठीक से पकड़ नहीं पाते। हाँ, होता है। तब थेरेपिस्ट उन्हें अस्पष्ट बातों से हटाकर ठोस अनुभवों, ठोस डिटेल्स पर फोकस करने में मदद करता है। इससे चीजें ज्यादा साफ होती हैं। अच्छा। और फिर आत्म प्रकटीकरण यानी सेल्फ डिस्क्लोजर। थेरेपिस्ट का अपने बारे में कुछ बताना, अगर वो क्लाइंट के लिए मददगार हो, लेकिन ये बहुत कम और बहुत सोच समझ कर करना होता है। और एक और आपने बताया था? हाँ, सांस्कृतिक जागरूकता, कल्चरल अवेयरनेस। आज के जमाने में ये बहुत जरूरी है। ये समझना कि अलग कल्चर के लोगों के बात करने, महसूस करने के तरीके अलग हो सकते हैं और उनके लिए सेंसिटिव होना। ये सब सुनकर लगता है कि थेरेपिस्ट पर बहुत जिम्मेदारी है। उसे बहुत कुशल होना पड़ेगा इन सब में। हाँ, है तो। लेकिन एक और बात है, थेरेपिस्ट को सिर्फ क्लाइंट पर ही भरोसा नहीं करना। अच्छा। उसे इस पूरी प्रक्रिया पर, इस पूरे अप्रोच पर भी भरोसा करना होता है। उसे ये मानना होता है कि क्लाइंट खुद ही बेस्ट जज है अपने लिए। उसके अंदर वो ताकत है कि वो अपने लक्ष्य तय कर सकता है और पा सकता है। और अगर थेरेपिस्ट का ये भरोसा डगमगा जाए तो फिर वो या तो पैसिव हो जाएगा, सिर्फ हाँ में हाँ मिलाएगा, या फिर वो डायरेक्टिव होने लगेगा, सलाह देने लगेगा। दोनों ही सूरत में ये क्लाइंट सेंटर्ड नहीं रहेगा। तो मतलब थेरेपिस्ट यहाँ कोई एडवाइजर या एक्सपर्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं। वो एक फैसिलिटेटर है, एक मददगार। वो ज्ञान नहीं देता, माहौल देता है। सही कहा। वो खुद को, अपने एटीट्यूड को, अपनी सच्ची परवाह, अपना सम्मान, अपनी स्वीकृति, अपनी समझ, इन्हें ही औजार की तरह इस्तेमाल करता है। तकनीकें बाद में आती हैं, पहले ये रवैया आता है।
उसका काम है क्लाइंट के लिए मौजूद रहना, सुलभ रहना, उसके उस पल के अनुभव पर ध्यान देना और रिश्ते में सच्चा रहना। जब क्लाइंट को ये फील होता है ना कि मुझे यहाँ बिना जज किए समझा जा रहा है, एक्सेप्ट किया जा रहा है, हाँ। तो उसका डिफेंस कम होता है, वो खुलता है और वहीं से ग्रोथ शुरू होती है। और क्लाइंट के नजरिए से क्या होता है जब वो आता है थेरेपी में? अक्सर शुरुआत में वो एक असंगति या इनकॉन्ग्रुएंस की हालत में होता है। असंगति? हाँ, मतलब जैसा वो खुद को समझता है और जैसा वो असल में अनुभव कर रहा है उसमें एक गैप होता है। अच्छा। और ये गैप उसे परेशान करता है, चिंता, दुख, बेचैनी पैदा करता है और यही उसे मदद के लिए लाता है। और थेरेपी में? थेरेपी में जब उसे लगता है कि उसे समझा जा रहा है, स्वीकार किया जा रहा है, तो वो धीरे धीरे खुलता है, अपनी उन फीलिंग्स, उन अनुभवों का सामना करने की हिम्मत करता है जिनसे वो शायद भाग रहा था। तो ये जो रिश्ता बनता है थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच, वही हीलिंग करता है? हाँ, आप कह सकते हैं कि ये जो थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप है, यही क्लाइंट की अपनी अंदरूनी हीलिंग की ताकतों को एक्टिवेट करता है। ये सिर्फ बातें दोहराना या फीलिंग्स बताना नहीं है? नहीं, उससे कहीं ज्यादा गहरा है। कई लोग समझते हैं कि क्लाइंट सेंटर्ड मतलब बस पैराफ्रेजिंग या रिफ्लेक्शन, पर वो सिर्फ तकनीकें हैं, वो भी सतह पर। असल चीज है क्लाइंट की अपनी निजी दुनिया में, उसकी सब्जेक्टिव रियलिटी में लगातार और गहराई से ध्यान देना। ये रिश्ता ही है जो प्रोग्रेस लाता है। चलिए अब जरा उन स्किल्स या तकनीकों पर आते हैं जो इस रिश्ते को बनाने में मदद करती हैं। हाँ, कुछ खास स्किल्स हैं। जैसे एक तो है सक्रिय श्रवण। हाँ, एक्टिव लिसनिंग। हाँ, ये सिर्फ सुनना नहीं है, इसमें आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज शामिल है। आप क्लाइंट की तरफ झुकते हैं, आई कांटेक्ट रखते हैं, अगर कल्चरली ठीक है तो चेहरे के हाव भाव से दिखाते हैं कि आप पूरी तरह प्रेजेंट हैं, उनकी बात में इन्वॉल्व्ड हैं। ये बिना बोले कहता है, मैं यहीं हूँ, आपके साथ हूँ और आपकी बात मेरे लिए जरूरी है। ठीक है। और दूसरा है सामग्री और भावनाओं का प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन ऑफ कंटेंट एंड फीलिंग्स। ये क्या है, समझाएंगे जरा? हाँ, क्लाइंट ने जो कहा वो है कंटेंट और जो महसूस किया वो है फीलिंग। थेरेपिस्ट इन दोनों को अपने शब्दों में क्लाइंट को वापस बताता है। जैसे तो आप कह रहे हैं कि बॉस के बर्ताव से आपको निराशा हुई, या ऐसा लगता है कि आप गुस्सा महसूस कर रहे हैं क्योंकि आपको अनदेखा किया गया। अच्छा, इसका मकसद क्या है तोते की तरह दोहराना? नहीं, मकसद है अपनी समझ को चेक करना कि क्या मैं सही समझा हूँ, और दूसरा क्लाइंट को भी अपनी बात और अपनी फीलिंग्स को एक तरह से बाहर से सुनने का मौका देना। इससे क्लैरिटी आती है। समझ गया। और सेल्फ डिस्क्लोजर की बात भी हुई थी। हाँ, उपयुक्त आत्म प्रकटीकरण, एप्रोप्रिएट सेल्फ डिस्क्लोजर, ये भी एक स्किल है। ये कब ठीक रहता है? जब थेरेपिस्ट को लगे कि उसकी अपनी कोई बात शेयर करना क्लाइंट के अनुभव से जुड़ सकता है, या उसके किसी सवाल का जवाब दे सकता है, या सहानुभूति दिखाने का एक तरीका हो सकता है। लेकिन ये हमेशा क्लाइंट के फायदे के लिए होना चाहिए और बहुत कम। थेरेपिस्ट अपनी कहानी सुनाने ना लग जाए। बिल्कुल। और एक और बहुत पावरफुल स्किल है तात्कालिकता, इमीडिएसी मतलब तुरंत। मतलब यहाँ और अभी में जो हो रहा है उस पर ध्यान देना, हियर एंड नाउ। अच्छा, कैसे? खास तौर पर थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच उस पल क्या चल रहा है, या क्लाइंट उस पल कैसा महसूस कर रहा है। जैसे ये पूछने के बजाय कि उस वक्त आपको कैसा लगा था, थेरेपिस्ट पूछ सकता है, अभी इस बारे में बात करते हुए आपको कैसा महसूस हो रहा है। ओह। या फिर मुझे लग रहा है कि अभी हमारे बीच कुछ दूरी सी है, क्या आप भी ऐसा महसूस कर रहे हैं? ओह। ये तो काफी डायरेक्ट है। हाँ, पर इसका फायदा ये है कि जो फीलिंग्स अभी मौजूद हैं उन्हें तुरंत पकड़ा जा सकता है, समझा जा सकता है, उन पे काम किया जा सकता है, वो ताजी होती हैं। सही बात है। और वो सांस्कृतिक जागरूकता वाली बात, वो प्रैक्टिकली कैसे लागू होती है? ये रोजमर्रा की बातचीत में ध्यान रखने वाली बात है, जैसे आवाज का वॉल्यूम, बोलने की स्पीड, कितनी दूरी बनाकर बैठना है, चुप रहने का क्या मतलब है, आई कांटेक्ट, ये सब कल्चर टू कल्चर बहुत अलग हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। जैसे स्रोत में उदाहरण था कि कहीं बड़ों से बात करते वक्त नजरें झुकाना सम्मान है, तो कहीं सीधी आंख में देखना ईमानदारी। तो थेरेपिस्ट को इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए, किसी भी तरह का स्टीरियोटाइप नहीं बनाना चाहिए। सबसे अच्छा है सिंपल भाषा इस्तेमाल करना, स्लैंग से बचना, और बीच बीच में चेक करते रहना कि क्लाइंट समझ रहा है या नहीं। ये सब जानने के बाद
सवाल ये है कि ये थेरेपी किन लोगों या सिचुएशंस में सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है, कहाँ अप्लाई होती है ये? इसका दायरा काफी बड़ा है, सिर्फ क्लिनिक तक ही सीमित नहीं है। अच्छा। हाँ, ये हेल्पिंग प्रोफेशंस में जैसे सोशल वर्क, नर्सिंग, टीचिंग बहुत काम आती है। ह्यूमन रिलेशंस ट्रेनिंग में, ग्रुप वर्क में, यहाँ तक कि ऑर्गेनाइजेशंस में भी इसका इस्तेमाल होता है। और व्यक्तियों के लिए? जो लोग किसी संकट के शुरुआती दौर में हैं, उनके लिए मददगार हो सकती है। महिला क्लाइंट्स के लिए इसे अक्सर फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि ये उन्हें अपनी फीलिंग्स और ज़रूरतों को पहचानने और आवाज़ देने के लिए एनकरेज करती है। जिन लोगों को रिश्तों में दिक्कतें आ रही हैं, उनके लिए भी ये अच्छी है। मैरिज काउंसलिंग, फैमिली थेरेपी में भी इसके प्रिंसिपल्स यूज होते हैं। यहाँ तक कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जैसे अल्कोहलिक एनोनिमस, वो भी तो इसी तरह के माहौल पर चलते हैं ना? सम्मान, स्वीकृति। हाँ बिल्कुल, वो भी अनजाने में इसके कोर आइडियाज ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या इसकी कोई सीमाएं भी हैं, कोई लिमिटेशंस? हाँ बिल्कुल है। ऐसा नहीं है कि ये हर किसी के लिए या हर सिचुएशन में परफेक्ट है। क्या है वो लिमिटेशंस, ये जानना भी जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये कि इसकी सक्सेस बहुत ज्यादा डिपेंड करती है थेरेपिस्ट के खुद के ऊपर। कैसे? कि वो कितना भरोसा रख पाता है क्लाइंट पर और इस प्रोसेस पर, और कितना वो खुद उन 3 शर्तों सहानुभूति, स्वीकृति, प्रामाणिकता को निभा पाता है। जी। अगर उसका भरोसा डगमगाया या वो खुद जेन्युइन नहीं रह पाया तो थेरेपी काम नहीं करेगी। हाँ, वो बस सतह पर रह जाएगी। दूसरी बात, कुछ क्रिटिक्स मानते हैं कि ये शायद अतीत को, पास्ट एक्सपीरियंसेस को उतना महत्व नहीं देती जितना देना चाहिए। हालांकि रॉजर्स ने पास्ट को नकारा नहीं था, है ना? नहीं, नकारा नहीं था, पर फोकस उनका यहाँ और अभी पर ज्यादा था। और क्या ये हर तरह के क्लाइंट के लिए सूटेबल है? शायद नहीं, खासकर जो लोग बहुत सिवियर मेंटल हेल्थ क्राइसिस में है, या जो बहुत ज्यादा परेशान है और तुरंत कोई डायरेक्शन, कोई सलाह चाहते हैं। हाँ। उन्हें ये अप्रोच शायद थोड़ी धीमी या पैसिव लगे। उन्हें लग सकता है कि थेरेपिस्ट कुछ कर ही नहीं रहा, बस सुन रहा है। उन्हें शायद ज्यादा स्ट्रक्चर चाहिए हो। हाँ, उन्हें ज्यादा स्ट्रक्चर्ड या डायरेक्टिव अप्रोच की जरूरत महसूस हो सकती है। ये भी मुमकिन है कि क्लाइंट खुद ही थेरेपिस्ट की सहानुभूति, स्वीकृति या प्रामाणिकता को महसूस न कर पाए या उस पर यकीन न कर पाए। ठीक है, तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटना चाहें तो क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी का निचोड़ क्या है, एसेंस क्या है? इसका एसेंस है इंसान की काबिलियत में एक गहरा अटूट विश्वास। ये मानती है कि हर इंसान में खुद को समझने, अपनी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने और बेहतर बनने की एक नेचुरल इच्छा और ताकत होती है। थेरेपिस्ट का काम रास्ता दिखाना नहीं, बल्कि माहौल बनाना है। हाँ, एक खास किस्म का रिश्ता बनाना है जो एम्पैथी, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस और जेन्युइननेस पर टिका हो। और इसी रिश्ते में क्लाइंट अपनी वो अंदरूनी ताकत ढूंढता है और बदलाव की जिम्मेदारी लेता है। ये पावर डायनामिक को बदल देता है। एक्सपर्ट क्लाइंट है, थेरेपिस्ट नहीं। बिल्कुल, थेरेपिस्ट सिर्फ एक फैसिलिटेटर है, एक मददगार है। ये वाकई एक अलग नजरिया है जो इंसान की इनर वर्ल्ड को सबसे ऊपर रखता है और ये याद दिलाता है कि सिर्फ ध्यान से सुनना और बिना जज किए स्वीकार करना कितना पावरफुल हो सकता है। हाँ बिल्कुल, और यहीं पर हम एक सवाल छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। जरूर। ये जो इतना गहरा भरोसा है क्लाइंट की अपनी क्षमता पर, क्या ये हमेशा काफी होता है? खासकर उन लोगों के लिए जो बहुत गंभीर मानसिक चुनौतियों से गुजर रहे हैं, जहां शायद ज्यादा सपोर्ट या स्ट्रक्चर की जरूरत हो। ये एक वाजिब सवाल है। या फिर कैसे हम इस क्लाइंट सेंटर्ड फिलॉसफी के जो कोर प्रिंसिपल्स हैं, ये भरोसा, ये सम्मान, इनको दूसरी थेरेपी की तकनीकों या स्ट्रक्चर के साथ समझदारी से मिला सकते हैं, ताकि हम अलग अलग और जटिल जरूरतों को और बेहतर तरीके से पूरा कर सकें। ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर लगातार सोचने और काम करने की जरूरत है फील्ड में।